India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से कराएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को भी आपके सामने रखेंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सिद्दीकी कपन गिरफ्तारी मामले में यूपी सरकार ने आरोपियों को वकील से मिलने की दी मंजूरी। यूपी सरकार ने कोर्ट को बताया। हेट स्पीच मामले में आप नेता संजय सिंह को राहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने गैर जमानती वारंट पर रोक लगाने से किया इनकार। धर्मांतरण अध्यादेश पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में अंतरिम सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए मांगा वक्त। कोर्ट ने 24 फरवरी को अंतिम सुनवाई की तारीख दी। कानूनी शिक्षा में प्रवेश करने के लिए अधिकतम आयु मामले में बीसीआई को राहत। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के खिलाफ शिकायत को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने किया खारिज। India Legal presents Courts Roundup. चलिए खबरों की तरफ रुख करते हैं विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूएपीए की धारा 43D(5) संवैधानिक न्यायालयों की क्षमता को मौलिक ट्रायल के उल्लंघन के आधार पर जमानत देने की क्षमता से बाहर नहीं करती है। दरअसल न्यायमूर्ति एनवी रमन्ना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने यह भी कहा कि उस समय प्रावधान की कठोरता पिघल जाएगी जहां ट्रायल के किसी उचित समय के भीतर पूरा होने की संभावना नहीं है और पहले से ही निर्धारित सजा अवधि के पूरे होने की संभावना काफी हद तक बढ़ गई है। अदालत ने इस प्रकार केरल उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जिसमें 2011 में थोड़पुझा न्यूमैन कॉलेज के प्रोफेसर टीजेस जोसेफ की हथेली को काटने के आरोपी को जमानत देने का आदेश दिया था। एनआईए का तर्क था कि उच्च न्यायालय ने यूएपीए की धारा 43D(5) की वैधानिक कठोरता को देखते हुए जमानत देने की त्रुटि की है। अदालत के उल्लेख अदालत ने किया है कि इस मामले में उच्च न्यायालय ने सजा की लंबी अवधि और निकट भविष्य के ट्रायल को खत्म होते ना देख यूएपीए की धारा 43D(5) की वैधानिकता कठोरता को देखते हुए जमानत देने के लिए अपनी शक्ति का आह्वान किया है। पीठ ने वटाली मामले में फैसले को स्पष्ट किया, जिसका हवाला देते हुए एनआईए ने उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी। और आपको बता दें कि अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी 5 साल से अधिक समय से जेल में है और 276 गवाहों की जांच होनी बाकी है। हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए अदालत ने निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तें लगाई। अभियुक्त हर सप्ताह सोमवार को स्थानीय पुलिस स्टेशन में सुबह 10 बजे अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा और लिखित रूप से सूचित करेगा कि वह किसी अन्य नए अपराध में शामिल नहीं है। प्रतिवादी को किसी भी गतिविधि में भाग लेने से बचना चाहिए जो सांप्रदायिक भावनाओं को भड़का सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं को 9 राज्य में अल्पसंख्यकों का दर्जा देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई 1 हफ्ते के लिए टाल दी। क्या याचिका में इससे संबंधित तमाम केसेस को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने की गुहार लगाई गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर गुहार लगाई गई है और ऐसे में नेशनल कमीशन फॉर मॉनिटरी एक्ट
के उस प्रावधान को खत्म किया जाए जिसके तहत देश में अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है। साथ ही गुहार लगाई गई है कि अगर कानून कायम रखा जाता है तो जिन 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं उन्हें राज्यवार स्तर पर अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए ताकि उन्हें अल्पसंख्यक का लाभ में मिल सके। दरअसल याचिका में कहा गया है कि संविधान में अल्पसंख्यक शब्द दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के 11 जजों की बेंच ने 2002 इसकी व्याख्या करते हुए कहा था कि आपको बता दें कि भाषाई और धर्म के आधार पर जो अल्पसंख्यक माना जाएगा, याचिकाकर्ता ने कहा कि राज्यों की मान्यता भाषाई आधार पर हुई है। ऐसे में अल्पसंख्यक का दर्जा राज्यवार होना चाहिए, न कि देश के लेवल पर हो सकता है। ऐसे में भाषाई और धर्म के आधार पर स्टेट वाइज ही अल्पसंख्यक का दर्जा होना चाहिए और राज्यवार ही इस पर विचार होना चाहिए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद अब अल्पसंख्यक का दर्जा राज्यवार ही होना चाहिए और वह भाषा और धर्म के आधार पर राज्य स्तर पर हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले भी अश्विनी उपाध्याय की ओर से अर्जी दाखिल की गई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने 20 फरवरी 2020 को मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया था और याचिकाकर्ता को दिल्ली हाई कोर्ट जाने को कहा था। याचिकाकर्ता ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट, मेघालय हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट में इससे संबंधित केस पेंडिंग है और जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पिछले साल अगस्त में लखनऊ यूपी में अपने संवाददाता सम्मेलन में हेट स्पीच के लिए एफआईआर के सिलसिले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट आपको बता दें कि रोक उस पर लगाने से इनकार कर दिया और ऐसे पर संजय ने आरोप लगाया कि राजनीतिक बदले की भावना से उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एक अलग याचिका में उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 21 जनवरी के फैसले को भी चुनौती दी। एक अलग रिट याचिका में सिंह ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में कहा कि उन्हें राजनीतिक प्रतिशोध के लिए दुर्भावनापूर्ण रूप से ये कदम उठाया गया है। अर्जी में कहा गया है कि धारा 196 सीआरपीसी के तहत मंजूरी राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा दी जानी चाहिए थी। हाईकोर्ट ने उल्लेख किया कि धारा 196 सीआरपीसी के शब्दांकन से स्पष्ट रूप से ये कहता है कि अभियोजन के लिए मंजूरी देने की शक्ति केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार दोनों में निहित है। प्रावधान या शब्द का उपयोग करता है जिसका अर्थ है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार में से कोई एक मंजूरी दे सकता है, जैसा कि मामला हो सकता है। वहीं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने भी मंगलवार को आप सांसद संजय सिंह के खिलाफ हजरतगंज थाने में दर्ज मुकदमे में राहत देने से इनकार कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति राकेश श्रीवास्तव की एकल सदस्यीय पीठ ने दिया। अदालत ने संजय सिंह की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि निचली अदालत द्वारा चार्जशीट पर संज्ञान लेने में कोई भी त्रुटि नहीं की गई है। हजरतगंज कोतवाली में सांसद के खिलाफ 12 अगस्त 2020 के कुछ विवादास्पद बयानों को लेकर एफआईआर दर्ज हुई थी। बाद में पुलिस ने उनके खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मामले में एमएलए की स्पेशल कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए संजय सिंह को समन जारी किया था। सांसद ने उक्त मामले में निचली अदालत द्वारा संज्ञान लेने को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से कहा है कि किसी अपराध के लिए दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने को लेकर आपराधिक प्रक्रिया संहिता या सीआरपीसी की धारा 319 के तहत ट्रायल कोर्ट की शक्तियां विवेकाधीन और असाधारण हैं, जिसका इस्तेमाल संयम से किया जाना चाहिए। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने एक वास्तविक शिकायतकर्ता की ओर से दायर अर्जी मंजूर कर ली और एक व्यक्ति को समन किया, जो कि वह व्यक्ति पेश नहीं हुआ और ऐसे में इसीलिए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया और सीआरपीसी की धारा 446 के तहत नोटिस जारी करके स्पष्टीकरण मांगा है। क्यों ना उनके दोनों जमानतदारों द्वारा दी गई जमानती राशि को भूल लिया जाए। दरअसल समन आदेश को चुनौती देते हुए इन लोगों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 446 के तहत नोटिस जारी किए जाने वाले उसके बाद के ऑर्डर की जानकारी पाकर ये कहते हुए पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी कि ऑर्डर को रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया था।
न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम.आर. शाह की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के फैसले से असहमति जताते हुए आगे की कार्रवाई किसी भी प्रकार से समनिंग ऑर्डर की वैधता और यथार्थता पर विचार करने का आधार नहीं हो सकती। कोर्ट ने हरदीप सिंह बनाम पंजाब सरकार एवं 2014-3 SCC 92 मामले में संविधान पीठ की टिप्पणी को दोबारा प्रस्तुत किया है। CRPC की धारा 319 के तहत प्रदत्त शक्तियां विवेकाधीन और असाधारण है। इसका इस्तेमाल संयम से और केवल उन मामलों में किया जाना चाहिए जहां पर मामले की परिस्थितियां इसकी मांग करती है। इस प्रकार हम मानते हैं कि कोर्ट के समक्ष साक्ष्य से प्रथम दृष्टया केस स्थापित किया जाना है, जो जरूरी नहीं है कि क्रॉस एग्जामिनेशन के आधार पर जांच हो, लेकिन इसके लिए उनके सह अपराध की महज संभावना के बजाय अधिक मजबूत साक्ष्य की जरूरत होती है। बेंच ने अपील मंजूर कर ली है और हाई कोर्ट को क्रिमिनल रिव्यू पिटीशन पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया है। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं शिवम शर्मा, अधिवक्ता हैं। शिवम, बहुत स्वागत है आपका। और शिवम, दरअसल हम आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे कि धारा 319 पर कोर्ट ने क्या कुछ टिप्पणी की, हमें तफसील से बताएं। देखिए, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले से असहमति जताते हुए कहा कि आगे की कार्रवाई किसी भी प्रकार से समनिंग ऑर्डर की वैधता और यथार्थता पर विचार करने का आधार नहीं हो सकती। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने CRPC की धारा 319 के तहत समनिंग ऑर्डर की यथार्थता की जांच नहीं की, बल्कि उसने सब्सिडेंट फैक्ट के आधार पर पुनर्विचार याचिका खारिज की है। एक बताना चाहता हूँ, कोर्ट ने कहा कि क्रिमिनल कोड द्वारा CRPC की धारा 319 के तहत शक्तियों के इस्तेमाल के सिद्धांत पहले से ही पूर्ण रूप से तय है। कोर्ट की संविधान पीठ ने हरदीप सिंह बनाम पंजाब एवं अन्य मामले में CRPC की धारा 319 के सभी आयामों पर विस्तार से चर्चा की है। कोर्ट ने देखिए व्यवस्था दी है कि CRPC की धारा 319 के तहत प्रदत्त शक्तियां विवेकाधीन एवं असाधारण है, जिसका इस्तेमाल संयम से किया जाना चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि इस्तेमाल किया जाने वाला टेस्ट ऐसा हो जो आरोप तय करने के समय इस्तेमाल प्रथम दृष्टया केस से कहीं अधिक है, लेकिन उस हद तक संतुष्टि से कम है कि यदि साक्ष्य बेरोक टोक चलता है तो यह दोष सिद्धि की ओर ले जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि न्यायालय ने माना कोर्ट के समक्ष साक्ष्य से प्रथम दृष्टया केस स्थापित किया जाना है। तो जरूरी नहीं कि क्रॉस एग्जामिनेशन के आधार पर जांच हो, लेकिन इसके लिए उसके सह अपराध की महज संभावना के बजाय अधिक मजबूत साक्ष्य की जरूरत होती है। इस्तेमाल किए जाने वाला टेस्ट ऐसा है जो आरोप तय करने के समय इस्तेमाल प्रथम दृष्टया केस से कहीं अधिक है, लेकिन उस हद तक संतुष्टि से कम है कि यदि साक्ष्य बेरोक टोक सकता है कि वो दोष सिद्धि की ओर ले जाएगा। ऐसी संतुष्टि की गैर मौजूदगी में CRPC की धारा जो 319 है उसका इस्तेमाल करने से कोर्ट को संयम बरतना चाहिए, यह कोर्ट ने जो कहा है। बहुत शुक्रिया आपका शिवम, हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ने के। अगली खबर का रुख करते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा, दरअसल आपको बता दें कि इस आयोग ने शिकायत को खारिज कर दिया है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया कानूनी शिक्षा में प्रवेश करने के लिए अधिकतम आयु सीमा लगाकर अपने प्रमुख पद का दुरुपयोग कर रही है। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने 52 वर्षीय कार्यकारी इंजीनियर थुपीली रविंद्र बाबू द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें रिटायरमेंट के बाद कानूनी शिक्षा लेने की इच्छा जताई गई थी। और ऐसे में शिकायतकर्ता का आरोप कानूनी शिक्षा नियमों 2008 के खंड 28 पर है, जिसमें सामान्य वर्ग से संबंधित उम्मीदवारों को कानूनी शिक्षा पाने के लिए 30 वर्ष की आयु से अधिक होने पर रोक दिया। आरोप थे कि बार काउंसिल को भारत में कानूनी शिक्षा और अभ्यास को नियंत्रित करने में एक प्रमुख स्थान प्राप्त है और इससे कानूनी सेवा पेशे में नए प्रवेशकों के लिए अप्रत्यक्ष अवरोध पैदा करके प्रतियोगिता अधिनियम की धारा 4 के उल्लंघन में ऐसी स्थिति का दुरुपयोग किया है। अधिनियम की धारा 4 के तहत आरोपों को बनाए रखने के लिए विपरीत पक्ष को अधिनियम की धारा 2H के तहत एक उद्यम माना जाएगा। इसीलिए आयोग ने मामले में तथ्यों की जांच करने से पहले उद्यम के रूप में BCI की स्थिति का पता लगाना आवश्यक समझा। आयोग ने कहा कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार BCI उन कार्यों को करने के लिए सशक्त है जो कानूनी पेशे के संबंध में प्रकृति
में नियामक है। दरअसल आयोग ने पाया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के खिलाफ अधिनियम की धारा 4 के तहत कोई भी प्रथम दृष्टया मामला नहीं है और शिकायत को खारिज कर दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1 फरवरी को बलात्कार के एक मामले को इस आधार पर खारिज करने से इनकार कर दिया कि दोनों पक्षों में समझौता हो गया। मामले में दोनों पक्षों याचिकाकर्ता, अभियुक्त और प्रतिवादी नंबर 2 के शिकायतकर्ता ने पति और पत्नी के रूप में रहने का फैसला किया था। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता अभियुक्त पर बलात्कार और जालसाजी जैसे गंभीर अपराधों के आरोप है और ये सामाजिक हित पर गंभीर असर डालता है। उन्होंने कहा कि इस अपराधों को निजी या दीवानी विवाद नहीं माना जा सकता, बल्कि इनसे समाज पर बड़े पैमाने पर प्रभाव पड़ेगा। उन अपराधों में जो समाज की भलाई को गंभीरता से खतरे में डालते हैं। अपराधी को इस आधार पर छोड़ना सुरक्षित नहीं है कि अपराधी और पीड़ित ने विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने पिछले हफ्ते कहा था कि अदालत केवल इस आधार पर एफआईआर को रद्द करने की अनुमति नहीं दे सकती कि दोनों पक्षों में आपस में समझौता हो गया है, जबकि एफआईआर भारतीय दंड संहिता की धारा 377 और पॉस्को अधिनियम के तहत छोटे बच्चे के खिलाफ जघन्य अपराधों से संबंधित है। बेंच ने धारा 482 सीआरपीसी के तहत दायर याचिका, जिसमें पटेल नगर थाने में धारा 377 आईपीसी और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4 के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने की प्रार्थना की गई थी, को खारिज कर दिया था और धारा 482 सीआरपीसी की धारा याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता अभियुक्त ने अपने खिलाफ दायर एफआईआर को रद्द करने की प्रार्थना की थी। याचिका में कहा गया था कि पक्षों ने अपना विवाद सुलझा लिया है। दिल्ली के एक कोर्ट ने पिछले साल दिल्ली दंगों के दौरान मदीना मस्जिद शिव विहार में आग लगने और उजाड़ने की कथित घटना में दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मयूरी सिंह ने करावल नगर पुलिस स्टेशन के एसएचओ को निर्देश दिया कि वे एफआईआर दर्ज करें। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि स्पष्ट रूप से एक संज्ञेय अपराध है और इस मामले में उचित जांच की जानी चाहिए। यह आदेश अधिवक्ता एमआर शमशाद द्वारा दायर एक अर्जी पर दिया गया, जो कि 156(3) सीआरपीसी के तहत दायर की गई थी। उक्त धारा मजिस्ट्रेट को संज्ञेय मामलों की जांच का आदेश देने का अधिकार देती है। शिकायत के अनुसार 25 फरवरी 2020 को मदीना मस्जिद गली में शाम 6 बजे के करीब 20 से 25 लोग इकट्ठा हुए थे, जो लाठी, डंडे, तेजाब, छड़ी और पेट्रोल की बोतलों से लैस थे। दरअसल इसके बाद आरोपी व्यक्तियों ने मस्जिद को तोड़ना शुरू कर दिया और 2 एलपीजी सिलेंडर से विस्फोटक करके आग लगाकर मस्जिद परिसर को नष्ट भी कर दिया। शिकायत में उल्लेख किया गया कि 26 फरवरी 2020 को एक आरोपी कथित रूप से मस्जिद के शीर्ष पर चढ़ गया था और मस्जिद के ऊपर भगवा ध्वज फहराने के बाद जय श्री राम का नारा भी लगाया था। पत्रकार सिद्दीक कपन को राहत मिल गई है। दरअसल यूपी सरकार ने कपन को अन्य गिरफ्तार लोगों को अपने वकील से मिलने की इजाजत देती है। ये जानकारी यूपी सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को बताई है। पत्रकार सिद्दीक कपन के साथ हाथरस के रास्ते पर गिरफ्तार उसे किया गया था और उन पर हाथरस दंगे और जाति आधारित अशांति फैलाने के लिए साजिश रचने का भी आरोप था। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को सूचित किया है कि 3 कथित पीएफआई सदस्यों को, जिन्हें पत्रकार सिद्दीक कपन के साथ हाथरस के रास्ते पर गिरफ्तार किया गया था, उन्हें जेल में उनके वकीलों से मिलने की अनुमति दी। एएजी मनीष गोयल ने जस्टिस सूर्य प्रकाश केसरवानी और जस्टिस शमीम अहमद की डिवीजन बेंच से कहा कि वकील जेल के नियमों के अनुसार याचिकाकर्ताओं से मिल सकते हैं। ये घटनाक्रम तब प्रकाश में आया जब याचिकाकर्ता के वकील ने आरोप लगाया कि जेल अधीक्षक मथुरा उन्हें क्लाइंट से मिलने की अनुमति नहीं दे रही हैं। 28 जनवरी को जारी किए गए आदेश में कहा गया है, याचिकाकर्ताओं के वकील ने बताया कि प्रतिवादी नंबर 5 याचिकाकर्ताओं को जेल में मिलने की अनुमति नहीं दे रही हैं। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने बताया कि वकील जेल मैनुअल के अनुसार जेल में याचिकाकर्ताओं से मिल सकते हैं। बेंच एक
छात्र अतीक उर रहमान की ओर से दायर एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका के अनुसार आलम, कैब ड्राइवर और मसूद तीनों को 5 अक्टूबर 2020 को पुलिस उपाधीक्षक ने रोक लिया था, जबकि वे हाथरस जा रहे थे और बाद में सीजेएम मथुरा द्वारा उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। उन पर हाथरस में दंगे और जाति आधारित अशांति फैलाने के लिए साजिश रचने का आरोप लगाया गया था और उन पर कड़े गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में पहली बार हाईकोर्ट ने 5 जनवरी को सुनवाई की, जहां खंडपीठ ने सरकारी अधिकारियों को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। पिछले हफ्ते हुई सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता राजेश मिश्रा ने अदालत को सूचित किया है कि बंदी की याचिका में काउंटर एफिडेविट की एक प्रति याचिकाकर्ताओं को दी गई है और विसंगतियां दूर करने के लिए 4 फरवरी को अदालत में दायर की जाएगी। इससे पहले केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ने भी यह आरोप लगाया था कि सिद्दीकी कप्पन, जिन्हें उसी दिन मथुरा में भी गिरफ्तार किया गया था, को उनके वकील को अधिकृत करने के लिए किसी भी वकील से मिलने और वकालतनामा पर हस्ताक्षर करने से रोका जा रहा है। संगठन ने कहा कि जेल अभियुक्तों के साथ मिलने का अनुरोध करने वाले अधिवक्ता विल्स मैथ्यूज की यात्रा जेल परिसर की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ इसकी जांच करके साबित की जा सकती है। संगठन ने यह भी दावा किया था कि कप्पन को हिरासत में यातना दी गई थी और उसने पत्रकार की गिरफ्तारी में एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश से न्यायिक जांच की मांग की थी। ब्यूरो रिपोर्ट। लव जिहाद के मामलों में सख्ती के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा लाए गए धर्मांतरण अध्यादेश पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में अंतिम सुनवाई हुई, लेकिन योगी सरकार ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगा। इस पर 24 फरवरी को अंतिम सुनवाई की तारीख दी गई है। दरअसल चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और चीफ जस्टिस सौरभ शमशेरी की डिवीजन बेंच ने बीते 18 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई तक हाई कोर्ट में दाखिल याचिकाओं की सुनवाई स्थगित करने की दलील को खारिज कर दिया था। साथ ही राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। धर्मांतरण अध्यादेश को असंवैधानिक बताते हुए याचिका दाखिल की गई थी। योगी सरकार की पिछली सुनवाई के दौरान कहा गया था कि अध्यादेश बेहद जरूरी है। कहा गया कि कई जगहों पर धर्मांतरण की घटनाओं को लेकर कानून व्यवस्था के लिए खतरा पैदा हो गया था। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह का अध्यादेश लाना बेहद जरूरी था। धर्मांतरण अध्यादेश से महिलाओं को सबसे ज्यादा फायदा होगा और उनका उत्पीड़न भी नहीं हो सकेगा। योगी सरकार इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई पर रोक लगाए जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल भी कर चुकी थी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.